नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर परिपथ विश्लेषण के आधार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे सेशन में विद्युत परिपथ का वर्गीकरण, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त पद तथा वोल्टता एवं धारा स्रोत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ का वर्गीकरण। अब विद्युत परिपथ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? प्रवाहित धारा के आधार पर। यदि हम परिपथ में प्रवाहित धारा के आधार पर विद्युत परिपथ का वर्गीकरण करें तो यदि परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ दिष्ट परिपथ या दिष्ट धारा परिपथ कहलाता है, तथा यदि परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती हो तो ऐसा परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। तो यदि परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो वह परिपथ दिष्ट परिपथ या दिष्ट धारा परिपथ, तथा यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो वह परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। दूसरा वर्गीकरण है एकल या बहुस्रोत परिपथ। तो परिपथ में कितने विद्युत वाहक के स्रोत या धारा स्रोत जुड़े हैं उसके आधार पर हम इसे एकल स्रोत परिपथ या बहुस्रोत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ में केवल एक ही स्रोत जुड़ा हो तो ऐसा परिपथ एकल स्रोत परिपथ कहलाता है, तथा यदि एक से अधिक स्रोत जुड़े हों तो वह परिपथ बहुस्रोत परिपथ कहलाता है। एकल या बहुजाल परिपथ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, यह अगला वर्गीकरण है एकल या बहुजाल परिपथ। यदि किसी दिए गए परिपथ में केवल एक ही जाल या बंद परिपथ हो तो ऐसा परिपथ एकल जाल परिपथ कहलाता है, तथा यदि परिपथ में एक से अधिक जाल हो या एक से अधिक बंद परिपथ हो तो वह परिपथ बहुजाल परिपथ कहलाता है। रेखीय या अरेखीय परिपथ। अब यहां पर हम परिपथ के वोल्टता तथा धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र चेक करेंगे कि V तथा I में खींचा गया वक्र रेखीय है या अरेखीय है। उसके आधार पर हम यह डिसाइड करेंगे कि परिपथ रेखीय परिपथ है या अरेखीय परिपथ है। यदि किसी दिए गए परिपथ में वोल्टता धारा अभिलाक्षणिक वक्र अर्थात V एवं I के मध्य खींचा गया वक्र एक सीधी रेखा या रेखीय प्राप्त हो तो ऐसा परिपथ रेखीय परिपथ कहलाता है, तथा यदि वोल्टता तथा धारा में कोई रेखीय संबंध न हो अर्थात V तथा I के मध्य वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार प्राप्त हो तो ऐसा परिपथ अरेखीय परिपथ कहलाता है। जबकि रेखीय परिपथ में V एवं I के मध्य ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त पद। अब विद्युत परिपथ में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नोड या संधि। विद्युत परिपथ में एक ऐसा बिंदु जहां दो या अधिक शाखाएं मिलती हैं नोड या संधि बिंदु कहलाता है। तो यदि ये हमारा कोई परिपथ है तो यह ऐसा बिंदु है जहां पर ये और ये तीनों शाखाएं मिलती हैं, तो यह संधि बिंदु या नोड कहलाता है। शाखा। एक दिए गए परिपथ में ऐसा पथ जिसमें धारा का मान समान रहता है शाखा कहलाता है। तो यदि हम किसी विद्युत परिपथ को देखें तो ऐसा पथ जिसमें
धारा का मान सदैव समान रहता है वह शाखा कहलाती है। जैसे यहां पर हमने एक विद्युत परिपथ दर्शाया है, तो यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये और ये तीन शाखाएं आपस में मिलती हैं, तो यह हमारा संधि बिंदु या नोड होगा। तो यह नोड है। इसी प्रकार यहां पर धारा का मान समान है, तो चूंकि इस पूरी रेखा के अनुदिश, इस पूरे पथ के अनुदिश धारा का मान समान रहता है, इसलिए यह एक शाखा होगी। अगला पद है जाल या लूप। एक दिए गए परिपथ का बंद पथ जो कई शाखाओं से निर्मित हो जाल या लूप कहलाता है। तो यदि हम किसी परिपथ को देखें तो उस परिपथ में वह बंद पथ जो कई शाखाओं से निर्मित हो जाल या लूप कहलाता है। अगला पद है सक्रिय या अक्रिय परिपथ। यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का स्रोत या धारा स्रोत उपस्थित हो तो ऐसा परिपथ सक्रिय परिपथ कहलाता है, तथा यदि परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत या धारा स्रोत नहीं हो तो ऐसा परिपथ अक्रिय परिपथ कहलाता है। तो यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का स्रोत या धारा स्रोत उपस्थित है तो वह सक्रिय परिपथ, तथा यदि कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत या कोई भी धारा स्रोत उपस्थित नहीं है तो ऐसा परिपथ अक्रिय परिपथ होगा। तो यहां पर हमने एक परिपथ दर्शाया है, तो यह एक लूप या जाल होगा, तथा चूंकि इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत विद्यमान है अतः यह सक्रिय परिपथ होगा। तो यह हमारा लूप है चूंकि यह बंद पथ है, तथा यहां पर विद्युत वाहक बल का स्रोत विद्यमान है अतः यह सक्रिय परिपथ होगा। वोल्टता तथा धारा स्रोत। तो सबसे पहले वोल्टता स्रोत। अब वोल्टता स्रोत क्या है? एक आदर्श वोल्टता स्रोत एक ऐसा शक्ति स्रोत होता है जिसकी कोई आंतरिक श्रेणी प्रतिबाधा नहीं होती है। तो यदि किसी शक्ति स्रोत की कोई आंतरिक श्रेणी प्रतिबाधा नहीं हो तो ऐसा शक्ति स्रोत आदर्श वोल्टता स्रोत होगा। चाहे इससे कितनी भी धारा क्यों न ली जाए, यह सदैव इसके सिरों के अनुदिश एक नियत विभवांतर बनाए रखता है। तो आदर्श वोल्टता स्रोत से कितनी भी धारा ली जाए उसके सिरों के अनुदिश विभवांतर का मान सदैव नियत रहता है। तो यहां पर हमने एक आदर्श वोल्टता स्रोत दर्शाया है क्योंकि इस स्रोत के श्रेणी क्रम में कोई भी आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है अतः यह एक आदर्श वोल्टता स्रोत है। जबकि यदि हम इस स्रोत की बात करें तो इस स्रोत की श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा Zin है अतः यह प्रायोगिक वोल्टता स्रोत है, यह आदर्श वोल्टता स्रोत नहीं है। तो यह आदर्श वोल्टता स्रोत है जबकि यह प्रायोगिक वोल्टता स्रोत है। अब यदि हम इस परिपथ की बात करें, माना इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है तो ओम के नियम से E इक्वल टू आई आर, सो Eg इज इक्वल टू आई जेड इन प्लस आई जेड एल। अगर आप I कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में जेड इन प्लस जेड एल, सो Eg इक्वल टू आई इंटू जेड इन प्लस जेड एल। यहां I परिपथ में प्रवाहित धारा है जो अभी मैंने चित्र में दर्शाई थी, तथा Zin परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा है एवं Zl लोड प्रतिबाधा या भार प्रतिबाधा है। अब यदि हम यहां से I निकालें
तो जेड इन प्लस जेड एल को आप ईजी के नीचे भेज दो तो आई इक्वल टू ईजी अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ये होगा। लोड प्रतिबाधा जेड एल के सिरों पर विभवांतर। अब यदि हम इस जेड एल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें तो ई एल इक्वल टू आई इंटू जेड एल। तो इसके सिरों पर विभवांतर हमने ई एल माना है, तो ई एल इक्वल टू आई इंटू जेड एल, परंतु आई बराबर ई जी अपॉन जेड इन प्लस जेड एल है, तो आप यहां पर आई का मान रख दो तो ई एल हो जाएगा ई जी डिवाइडेड बाय जेड इन प्लस जेड एल इंटू जेड एल। तो जैसे आपने इस आई की जगह ये रखा तो ई एल इक्वल टू ई जी अपॉन जेड इन प्लस जेड एल इंटू जेड एल। तो ई एल का मान हमें ये प्राप्त हो गया है। अब ई एल का मान अभी हमने ये निकाला था, यदि जेड इन का मान जेड एल की तुलना में अत्यंत कम हो, तो चूंकि जेड इन का मान जेड एल की तुलना में अत्यंत कम है, अतः इसे हम जेड एल लिख सकते हैं। यहां हमने जेड इन को जेड एल की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ दिया है। अब जेड एल से जेड एल कैंसिल हो जाएगा, सो ई एल इक्वल टू ई जी। सो ई एल इक्वल टू ई जी। अतः स्पष्ट है कि लोड प्रतिबाधा के सिरों के अनुदिश विभवांतर का मान सदैव नियत रहता है, अतः निर्गत वोल्टता का मान लगभग नियत रहता है। यदि जेड इन का मान जेड एल के तुलनीय हो या जेड इन का मान जेड एल के लगभग बराबर हो, तो उस अवस्था में ई एल का मान जेड एल के साथ परिवर्तित होगा, अतः ई एल का मान जेड एल के साथ परिवर्तित होता है। अगला स्रोत है धारा स्रोत। एक आदर्श धारा स्रोत एक ऐसा शक्ति स्रोत है जो अपने समांतर क्रम में अनंत प्रतिबाधा बनाए रखता है। तो आदर्श धारा स्रोत वास्तव में एक ऐसा शक्ति स्रोत है जो अपने समांतर क्रम में सदैव एक अनंत प्रतिबाधा बनाए रखता है, अर्थात इस स्रोत के समांतर क्रम में सदैव एक अनंत प्रतिबाधा होगी। एक आदर्श धारा स्रोत एक ऐसा शक्ति स्रोत होता है जो परिपथ में एक नियत मान की धारा प्रदान करता है तथा इस धारा का मान परिपथ की किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं करता है। परिपथ में चाहे कोई भी घटक जुड़ा हो या कितना भी लोड प्रतिबाधा विद्यमान हो, इस स्रोत द्वारा सदैव परिपथ में धारा का मान समान रहेगा। यहां हमने एक आदर्श धारा स्रोत दर्शाया है क्योंकि इस स्रोत के समांतर क्रम में हमने कोई भी प्रतिबाधा नहीं दर्शाई है, अर्थात इसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिबाधा है, इसलिए यह एक आदर्श धारा स्रोत है। जबकि यहां पर इस धारा स्रोत के समांतर क्रम में प्रतिबाधा जेड इन है, अतः यह प्रायोगिक धारा स्रोत होगा। तो यह प्रायोगिक धारा स्रोत है। अब यह परिपथ अभी हमने दर्शाया था, परिपथ की कुल प्रतिबाधा। यहां पर जेड इन तथा जेड एल समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ की कुल प्रतिबाधा 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड इन प्लस 1 अपॉन जेड एल होगी। क्योंकि यदि प्रतिबाधा समांतर क्रम में जुड़ी हो तो 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड वन प्लस 1 अपॉन जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड थ्री होता है। इसलिए 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड इन प्लस 1 अपॉन जेड एल, और यदि हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो जेड इज इक्वल टू जेड इन इंटू जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल होगा। तो जेड इक्वल टू जेड इन इंटू जेड एल अपॉन जेड इन प्लस जेड एल। लोड प्रतिबाधा जेड एल के सिरों पर विभवांतर। अब यदि हम
इसके सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करें तो EL इक्वल टू IL इंटू ZL, परंतु EL इक्वल टू IZ, क्योंकि यहां पर धारा का मान I है तो EL इक्वल टू I इंटू Z, यहां Z इन इंटू ZL अपॉन Z इन प्लस ZL है, तथा यदि हम लोड प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा IL माने तो EL इक्वल टू IL ZL। अब IL ZL इज इक्वल टू IZ होगा, चूंकि दोनों एक ही लोड प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर के मान प्रदान करते हैं, तो IL ZL इक्वल टू I इंटू Z, तथा यदि हम इस Z की जगह ये मान रख दें तो IL ZL इक्वल टू I इंटू Z इन ZL अपॉन Z इन प्लस ZL। अब यहां पर ये ZL से ये ZL कैंसिल हो जाएगा, अतः IL इक्वल टू I इंटू Z इन अपॉन Z इन प्लस ZL होगा। इन दोनों की तुलना करने पर IL ZL इक्वल टू I इंटू Z। अब यहां पर Z की जगह ये मान रख दो, IL ZL इक्वल टू Z इन इंटू ZL अपॉन Z इन प्लस ZL इंटू I। अब इस ZL से ये ZL कैंसिल हो जाएगा, IL इक्वल टू Z इन अपॉन Z इन प्लस ZL इंटू I। IL इक्वल टू Z इन अपॉन Z इन प्लस ZL इंटू I। तो IL का मान ये होगा। अब IL का मान अभी हमने ये निकाला है, यदि ZL का मान Zin की तुलना में अत्यंत कम हो तो इस ZL को हम Zin की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो यहां पर केवल Zin रहेगा, तो ये Zin और ये Zin आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो IL इक्वल टू I। अतः IL का मान I के लगभग बराबर होगा। अतः भार धारा या लोड धारा का मान ZL पर निर्भर नहीं करता है। यदि ZL Zin के तुलनीय हो तो इस अवस्था में हम इस ZL को नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते हैं। इस अवस्था में IL का मान ZL पर निर्भर करेगा, अतः IL का मान ZL के साथ परिवर्तित होता है। तो आज का हम इलेक्ट्रॉनिकी का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने आदर्श वोल्टता स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त पद एवं विद्युत परिपथ के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की है। गुड बाय।